हाय लबासना ड्रीमर्स। आज तारीख है 17 मार्च 2021 है। चलिए आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले हम कार्टून का मीन समझते हैं। कार्टून के मीन में ये देखिए एनपीए के पहाड़ और रिसेशन के पहाड़ को दिखाया गया है और ये इधर रहे आपके डिफ़ॉल्टर और ये एक है एनबीएफसी ILFS जो फाउंड हुआ था इन द ईयर ऑफ 1987। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। तो एक देखिए रिकवरी मैनेजर जा रहा है डिफ़ॉल्टर की ओर, ठीक है, लेकिन इन बिटवीन रास्ते में क्या होता है कि इस ऊँट की या फिर मतलब एक इंस्टीट्यूशन की क्या हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। ये देखिए ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये कह रही हैं कि चलिए ये डिफ़ॉल्टर है, डिफ़ॉल्टर के पास चलो और इससे पैसे लेकर के आओ। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है ILFS जो कि करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को फंड करता है, ये क्या करता है, ये दम तोड़ देता है, कहता है कि ये अब मुझसे नहीं जाया जाएगा। मेरे पास क्या है कि ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए अभी राइट नाउ मेरे पास कैश नहीं है, ठीक है। तो इस पूरे कार्टून में, इस पूरे पिक्चर में इनकैपेबिलिटी ऑफ ILFS को दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अपने डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहला वाला आर्टिकल जो डिस्कस करने के लिए है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी पुराने समय से यूज होता आ रहा है। मतलब एक प्रकार का क्या है, ये प्रिडिक्शन है कि आप किसी भी चीज़ के कोई क्या होने वाला है, कह रहे कि आप उससे या क्या होना चाहिए, कह रहे आप उससे क्या करते हो, पहले से आप प्रिडिक्ट कर लेते हो, ठीक है। लेकिन चूँकि जो फिलोसफर्स थे कह रहे वो प्रिडिक्ट किया करते थे फ्यूचर का कि अच्छा भविष्य में अभी क्या होगा, इसके रिpercussion क्या होंगे, कुछ इस तरह का। मतलब ये हुआ कि हम थोड़ा सा एक लॉजिक अगर लगाएं तो हम कुछ चीज़ों के आउटकम को हम डिसाइड कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि अगर ऐसा है तो इसके बाद ऐसा होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये क्या है, एक ह्यूमन का एक लॉजिक है। तो इसी लॉजिक को फंक्शन करवाता है एक मशीन। लेकिन मशीन क्या करता है, मशीन पूरा भविष्य नहीं देखेगा, मशीन कोई फ्यूचर नहीं देख रहा होता है। लेकिन हाँ उसको ये बात पता होता है कि इस पूरे एल्गोरिथम में, इस पूरे लॉजिक में कह रहे कि अगर ये क्रिया हो रही तो इसके बाद ये होना चाहिए, ठीक है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई इंग्लिश का सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर लिख रहे हो, एक बार आपने लिखा और मशीन ने उसको एक बार रीड कर लिया, तो अब जब दूसरी बार आप हाफ सेंटेंस भी लिखोगे तो वो प्रेडिक्ट करेगा अच्छा इसके बाद ये तो होना चाहिए, ठीक है। तो वही लॉजिक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डिसिप्लिन के फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आता है इन द ईयर ऑफ 1955। 1955 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होना शुरू हो गया है। आज की तारीख में हम उस जनरेशन में जी रहे हैं कि जब कभी हमें कोई भी वर्ड टाइप करना होता है, हमें चैट करना होता है, तो करते क्या है कि हम एक वर्ड टाइप करते हैं और हमारे पास एक उसका प्रिडिक्शन आ जाता है कि क्या आप इसे टाइप करना चाहते हो, क्या आप इसे टाइप करना चाहते हो। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही रिजल्ट है। हम कहीं भी देखते हैं कस्टमर सर्विस में आप देखोगे कि आपको चैट बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो चैट बॉक्स के पास आपके कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। बड़ी ऑब्वियस बात है वो आपसे उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा जिस प्रकार से कस्टमर केयर सर्विस करता है, लेकिन आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर उसके पास होते हैं। अगर नहीं होते तो वो सॉरी बोल देता है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल है। अब राइटर कह रहे हैं कि धीरे धीरे कह रहे हैं कि एक समय की बात थी, कह रहे हैं कि जब हम केवल इसे कॉमिक्स में या मूवीज़ में देखा करते थे कि एक मशीन या एक रोबोट किस प्रकार से काम कर रहा है। 1920 में जब रोबोट का क्या लॉन्च किया जाता है तो उस वक्त लोग सोच रहे होते हैं क्या इंसान की तरह एक रोबोट काम कर सकता है, तो लोग सोचते थे ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। कह रहे कि हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में काफ़ी रेस्टोरेंट ऐसे हैं कह रहे कि जहाँ पर क्या है कि या फिर जो होती हैं मेड हेल्थ होती हैं जो केयर वगैरह के लिए दाई वगैरह रखी जाती हैं, कह रहे हैं आज की तारीख में ये सारे काम एक रोबोट को दिया गया है। रोबोट कह रहे हैं ये बखूबी निभा रहे हैं, ठीक है। यूजुअली इवन हम क्या कर रहे हैं, हम और भी चीज़ों को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कैशियर हो गया। पहले क्या हुआ करता था कि आपको कैशियर ही दिया करता था, लेकिन अब वहाँ पर भी ऑटोमेशन आ गया। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वहाँ पर भी काम किया। आपके पास एक क्या है, ATM मशीन है, आप जाते हो और उससे पैसे अपने निकाल लेते हो। कह रहे कि हर जगह कह रहे धीरे धीरे आर्टिफिशियल जो मशीनें हैं कह रहे वो हमारे इर्द गिर्द आती जा रही हैं। अब राइटर यहीं पर अलर्ट करते हैं। राइटर कहते हैं कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे सराउंडिंग में होना, ह्यूमन की हेल्प करना, कहने की ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ
कुछ सावधानियां भी हमें या सरकारों को बरतनी चाहिए। सावधानियां क्या? पहली बात तो देखिए, अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने वाली है। अनएम्प्लॉयबिलिटी मतलब ह्यूमन के काफ़ी ऐसे काम करें, हो सकता है कि आने वाले समय में जो मैनेजरियल काम होते हैं, जो एक मैनेजर से अप्रूवल वगैरह, मैनेजर करता क्या बेसिकली कि उसके पास थोड़ा सा वो लॉजिकली सोचेगा और किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी चीज़ को अप्रूव करना उसका काम होता है। मैनेजरियल टास्क यही होता है, सुपरवाइजरी टास्क होता है। कर हो सकता है कि ये इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दिया जाए, रोबोट्स को दे दिया जाए। ठीक है, जैसे भोपाल में भी एक रोबोट को बोल दिया गया कि चलो भाई अब तुम क्या करोगे, अब तुम चालान काटोगे। मतलब एक पुलिस वाला जो चालान काटा करता था, करेगा अब वो ऑटोमेटिक मशीनें क्या करेंगी, चालान आपका काटा करेंगी। ठीक है, जैसे ही आपने ब्रेक किया, रूल को ब्रेक किया, उधर आपका चालान कट गया। ठीक है, तो मतलब क्या कि ह्यूमन जहाँ जहाँ पर इंटरफेयर करता है वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है। और जितना ज़्यादा अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हो, एआई को यूज़ करते हो, कह रहे उसका एल्गोरिथम उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। कह रहे जैसे जैसे उसे समझ में आने लगता है कि उसकी उपयोगिता क्या है, तो एक पूरे डेटा की वो माइनिंग करता है। कह रहे कि आपसे ज़्यादा आपके बिहेवियर के बारे में मशीनों को पता होता है कि आप बिना मोबाइल को देखे आप रह नहीं सकते हो। ये बात मोबाइल को आपसे ज़्यादा अच्छे से पता है। ठीक है, आपको कौन सा नोटिफिकेशन दिया जाए कि आप खुद को रोक नहीं सकते हो, कह रहे ये बात उस मशीन को ज़्यादा अच्छे से पता है। कह रहे आपको ये बातें नहीं पता है। आपको आपकी पसंद क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ क्या है, कह रहे ये बातें मशीनों को ज़्यादा अच्छे से पता है। कह रहे आप भूल भी सकते हो लेकिन मशीनें नहीं भूलती हैं। ठीक है, वो प्रॉपर समय पर, राइट टाइम पर ना, राइट प्लेस पर आपको क्या करती हैं, उस प्रकार का एक पॉपअप दे दिया करती हैं। और अब राइटर कहते हैं कि देखिए डेटा की जिस तरह से माइनिंग हो रही है तो उसकी सिक्योरिटी भी तो इम्पॉर्टेंट है। कह रहे कि हमने इससे पहले भी डेटा ब्रीचिंग के बहुत से केसेस देखे हैं। कह रहे कि डेटा ब्रीचिंग के केसेस को रोकने के लिए एक हमारे पास एथिकली रूल होना चाहिए। कह रहे कि हम 20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए, कह रहे हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी बहुत मदद कर दे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कह रहे हो सकता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 70% टारगेट को हम पूरा कर सकें। लेकिन व्हाट अबाउट द डेटा ब्रीच? कह रहे कि एक ह्यूमन की प्राइवेसी को और एक ह्यूमन की निजता को, कह रहे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये उसे नहीं देखने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्स्टिट्यूशंस को नहीं जानता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप एक वन डायरेक्शनल कभी भी आप पॉलिसी नहीं बना सकते हो, क्योंकि इसमें कंज्यूमर को सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। अगर कंज्यूमर आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हो। और अब डेटा तो हर जगह माइन हो रहा है और डेटा की ब्रीचिंग भी हो रही है। कह रहे बिना कस्टमर को बताए, बिना क्लाइंट को बताए उसके डेटा को बेच दिया जाता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डेटा को प्रॉपर तरीके से परचेज करता है, जिस प्रकार से हम कोई कंज्यूमर के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। कह रहे हैं कि इसमें इथिकल डिलेमा कह रहे बहुत ज़्यादा है। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि इस पर एक गार्ड लगाना चाहिए। ठीक है, पूरे आर्टिकल में। और उसमें गार्ड लगाने में बात क्या करते हैं, कहते हैं कि इसमें आपको लोगों के कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कह रहे बिना लोगों की मदद के आप ये वाला काम आप कर नहीं सकते हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो गई हैं कि मशीन लर्निंग की यूनिवर्सिटीज़ और प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक पूरा एक स्ट्रीम तैयार हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो जो अपकमिंग फ्यूचर है, जो आने वाला फ्यूचर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ऐसा राइटर इसमें बोलते हैं। हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, वो सीबीआई की क्वालिटीज़ वगैरह। अब देखिए सीबीआई का जो सीबीआई फाउंड कब होता है, 1 अप्रैल इन द ईयर ऑफ 1963 में ये फाउंड होता है। सीबीआई का काम क्या होता है कि वो केसेस जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिन्हें नॉर्मल पुलिसिंग या नॉर्मल गार्ड्स वो क्या करते हैं, फाइंड आउट नहीं कर पाते, सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। कह रहे हैं कि ये पहले डायरेक्टर रह चुके हैं सीबीआई के जो लेखक हैं। तो लेखक कहते क्या हैं, राइटर कहते हैं कि देखिए कि कुछ समय तो हमें सीबीआई पर प्राउड फील होता है और कुछ समय पर सीबीआई पर हमें डाउट भी होता है। फिर वो कुछ नीरव मोदी और विजय माल्या वगैरह के केसेस देंगे, कहते हैं कि कर्नाटका के विजय माल्या हो गए, ठीक है, नीरव मोदी हो गए, तो कह रहे हैं इनको लंदन से एक्सट्राडिशन के थ्रू कह रहे हैं यहाँ पर लाना, कह रहे हैं कि काफ़ी मुश्किल, कह रहे हैं वो सारे केसेस हार चुका है, बट स्टिल क्या हो रहा है कि आप उन्हें वहाँ से वापस लेकर के नहीं आ पा रहे हो। कह रहे हैं कि देखिए प्रायोरिटी बेसिस पर सीबीआई को जो टास्क सौंपे जाते हैं, कह रहे हैं कि सीबीआई वो सारे काम फुलफिल तो कर देती है, लेकिन उसमें कुछ लूप होल्स भी दिखाती है। कहते हैं कि देखिए जब एक्सट्राडिशन या एक रीजन के बाहर, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म की काफ़ी कमी बताते हैं।
और इस पूरे आर्टिकल में केवल एग्जाम्पल्स वगैरह देंगे, ठीक है, कि विजय माल्या के केस है, नीरव मोदी का केस है, और डायमंड और जो वो ज्वेलरी वगैरह का केस है। कह रहे हैं कि दो तीन केसेस को यह क्या करते हैं कि लेकर के आते हैं और सीधा ऑब्लिगेशन किसके ऊपर डालते हैं, कहते हैं सीबीआई। कह रहे सीबीआई प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, उसकी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, और एक नई विंग की आवश्यकता है कि जो इंटरनेशनल मतलब इंटर कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री का अगर केस हो तो उसको किस प्रकार से सौंपा जाना चाहिए और किस प्रकार से डील करना चाहिए, उसकी बात करते हैं। ठीक, हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए, ये देखिए ये क्या है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है। ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है कि तमिलनाडु में या केरल में या आसाम में किसकी गवर्नमेंट बनेगी, कौन कैसी ऑफरिंग कर रहा है, खैर इस बात से हमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इस बात से कोई मतलब उस पर रखेंगे भी नहीं। और ये वाला आर्टिकल है रिगार्डिंग जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब एकेडमिक्स हैं, IIT हो गया, IIMs हो गया, कह रहे हैं उसमें एक डेटा निकल करके आ रहा है कि 62% SC के पोस्ट और 90% OBC के पोस्ट क्या है, खाली है। यूजुअली जो वैकेंट सीटें हैं, कह रहे हैं वो 38% टू 40% है, लेकिन जब बात आती है कि OBC और SCs वगैरह की, तो उसमें जो सीटें हैं कह रहे हैं काफ़ी खाली हैं, कह रहे हैं उन्हें भरी नहीं गई हैं। तो राइटर घुमा फिरा कर केवल एक ही बात करते हैं कि हमें सोशल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए और इवन जो सोसाइटी है उसे एम्पावर करने के लिए, कह रहे इन सारे पोस्ट को हमें क्या कर देना चाहिए, भर देना चाहिए। फिर राइटर एक और बात बोलते हैं, कहते हैं कि जो हमारा फोबिया है कि जो उसकी क्वालिटी होगी वो गिर जाएगी ना, जैसे कि जो कि IISc हो गया और IIT हो गया, कह रहे हैं यही तो टॉप के इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। अगर वर्ल्ड की 200 यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर IISc और IITians ने ही क्या किया हुआ है कि अपना लोहा मनवाया। अदरवाइज तो जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो केवल एमए ही हैं, मतलब बच्चे वहाँ बस ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो बस उन्हीं इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर बात करेंगे और उन इंस्टीट्यूशंस में बोल रहे हैं कि जो वैकेंसी है कह रहे उसे फिल करने की बात कर रहे हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट वन आर्टिकल हमारे पास वो इंडिया और यूएस के रिलेशन के रिगार्डिंग है। देखिए राइटर यहाँ पर कहते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में 146 बिलियन का इसमें राइट नाउ करेंट में ट्रेड चल रहा है। अभी 146 बिलियन के ट्रेड के अलावा अब कहते हैं कि इसको 500 बिलियन पर लेकर के जाना है। कह रहे अगर 500 बिलियन का अगर टारगेट है तो कुछ एरिया बताते हैं, कहते हैं जहाँ पर इंडिया और यूएस दोनों को क्या करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए। कह रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो कह रहे हेल्थ सेक्टर में तो ठीक है इंडिया कर रहा है, इंडिया वैक्सीन का एक बड़ा सप्लायर बन रहा है और एक पूरा हब बन गया है कि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग का एक इंडिया हब बन चुका है, ठीक है। कह रहे इस वाले फील्ड में तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे कोऑपरेट कर ही रहे हैं। कह रहे कि एक और बात कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के रीजन में हुआ क्या था कि एक स्किल लेबर का माइग्रेशन होता था ना, कि इंडिया से लोग जाते थे अमेरिका में नौकरी करने के लिए। कह रहे हैं कि उसे एक पोजीशन पर ले आकर के क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। फिर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, कहते हैं कि इंडिया और यूएसए दोनों को मिलकर के क्या डिफेंस के टाइज को भी आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक। फिर चौथी बात करते हैं, कहते हैं कि जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस हैं यूएसए ने इंडिया से हटा दिया है। कह रहे हैं कि इसमें भी थोड़ा सा निगोशिएशन स्टार्ट करें और कुछ और प्रोटेक्ट के लिए क्या करें यहाँ पर कि मतलब इंडिया को लेवरेज मिलना चाहिए ताकि। और में भी पांचवी बात कहते हैं कि हो सकता है कि इंडिया अगर यूएसए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर साइन कर ले तो ये 146 बिलियन का जो ट्रेड है, कह रहे हमारा जो टारगेट है कि हमें 500 बिलियन तक जाना है, कह रहे वो वहाँ तक बड़ी आसानी से पहुँचा सकते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि अगर इंडिया और यूएसए अगर ये दोनों आपस में ट्रेड करते हैं तो इसमें प्रॉफिट होता है इंडिया को, तो इसी वजह से ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में इंडिया को यहाँ से बाहर किया गया है, ऑलराइट। तो जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं। ये हेल्थ पर हमें खर्च करना चाहिए, ये आर्टिकल इससे पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। और ये आसाम वगैरह में क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज किसका कोलिशन किससे होना चाहिए, कैसे बीजेपी जीत जाएगी, कैसे कौन हार जाएगा, क्या इस बात से हमसे कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने इसे डिस्कस नहीं किया। तो आज की तारीख में जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।